ये नाम सुनकर सबके रूह कांप जाते हैं कि न जाने कब वो इस मामले का शिकार बन जाए, कब वो डिजिटल गिरफ्तारी के इर्द गिर्द पहुंचने लग जाए। जी हां, आपको बता दें कि ये इतना पेचीदा मामला हो गया है कि आए दिन हर कोई इस मामले का शिकार हो जाता है। 100 में से 80 लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कहीं ना कहीं डिजिटल गिरफ्तारी का शिकार हुए होते हैं। कहीं ना कहीं वो इस मामले में फंसते फंसते बच जाते हैं या तो फिर फंस जाते हैं। अब ये बहुत आम बात सी हो गई है, आए दिन आपको हर जगह खबरों में सूत्रों के हवाले से या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ये जानकारियां मिलती रहती हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बुजुर्ग जो है वो इस पूरे डिजिटल अरेस्ट या फिर कह सकते हैं कि साइबर ठगी का शिकार होते हैं, उनको ज्यादातर शिकार बनाया जाता है। लेकिन आम नागरिक के अलावा जब बड़े स्तर के लोग, एक बड़े पद पर बैठे हुए लोग डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो जाता है और कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। जी आपको बता दें कि इस वक्त जो मामला निकलकर सामने आया है उसने सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि इस बार कोई आम नागरिक या फिर कोई आम महिला या बुजुर्ग डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर ठगी का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि एक बड़े स्तर पर, बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस मामले का शिकार हुआ है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर ठगी की गई है उनके साथ और कौन है ये व्यक्ति, ये सब आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी या कह सकते हैं कि आज तक की सबसे बड़ी डिजिटल अरेस्ट की खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक रिटायर्ड बैंकर को इस बार निशाना बनाया गया है। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि एक बैंकर को डिजिटल गिरफ्तारी का शिकार बनाया गया, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि जब एक बैंकर इस मामले का शिकार हो सकता है तो फिर आम नागरिक किस खेत की बोली है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि उनके साथ कोई छोटी मोटी ठगी नहीं बल्कि 23 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। उनका ये कहना है कि उनके जो जिंदगी भर की पूंजी थी वो इस ठगी में चली गई थी, यानी कि ठग ने उन्हें पूरी तरीके से लूट लिया है और ये सबसे बड़ी ठगी इसीलिए समझी जा रही है। उन्होंने अपना दुखड़ा बताया है, अपने साथ बीती हुई आप बीती बताई है और ये चीजें सबके सामने या कह सकते हैं कि इस वक्त पूरे देश दुनिया के सामने रखी है कि किस तरीके से डिजिटल अपराध इस वक्त देश में, भारत देश में फैल रहा है। आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल वो दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली के रहने वाले रिटायर्ड बैंकर हैं। राजधानी दिल्ली में उनके साथ ये घटना घटी है जब वो एक मामूली तौर पर अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रहे थे, अपनी जमा पूंजी के साथ अपना जो पल है वो व्यतीत कर रहे थे, अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन वो जब शिकार हुए इस मामले का तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि उनकी जमा पूंजी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उनका ये कहना है कि इसकी शुरुआत जो हुई वो 1 अगस्त से हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 अगस्त को सबसे पहले उनके लैंडलाइन पर एक कॉल आता है और कहा जाता है कि हम एयरटेल से बोल रहे हैं, एयरटेल से आपको कॉल लगाया गया है, मुंबई पुलिस को भी हम जोड़ने वाले हैं। और उसमें ये कहा जाता है कि ये जो आपका आधार कार्ड है इससे किसी और राज्य में राज्य का जो जरिया है उसका लेकर आपको बताया गया है कि वहां पर आपके आधार कार्ड से नंबर इशू किया गया है और कहीं ना कहीं आपको एक फ्रॉड के नजरिए से देखा जा रहा है। यहाँ पर 1 अगस्त को ये मामला शुरू होता है, उसकी शुरुआत होती है उनके साथ डिजिटल गिरफ्तारी की 1 अगस्त को। लेकिन ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब लैंडलाइन पर चीजें बात नहीं बन पाती है तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल आता है और फिर वहां पर कहा जाता है कि आपके जो ये नंबर है ये आपका नंबर आधार कार्ड से इशू है और इस नंबर से कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग हो रही है। जी हाँ, टेरर फंडिंग का मामला निकलकर सामने आता है और इस मामले में वो बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, ऐसा उनके साथ कहा जाता है। कहा जाता है कि आप पे जल्द से जल्द ईडी की जांच बिठाई जा सकती है, आपके लिए ये खतरा हो सकता है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं इस मामले से निकलने के लिए हमारे साथ कॉन्टेक्ट बिठा कर रखना होगा, नहीं तो आपको जो मुंबई की पुलिस है वो लेकर चली जाएगी। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं भागीदारी बनाया जाता है और उन्हीं के नाम पर ये चीजें या कह सकते हैं कि ठग की शुरुआत की जाती है। लेकिन इस मामले में केवल मुंबई पुलिस या जो टेरर फंडिंग है या फिर कह सकते हैं कि एक आधार कार्ड को लेकर ही चीजें निकलकर सामने नहीं आती। इस पूरे घटनाक्रम में कई सारी चीजें हैं जो रिटायर्ड बैंकर को इस ठगी का शिकार बनाती हैं। क्या है वो चीजें, आपको बताते हैं। आरबीआई की तरफ से खाते में पैसे भेजने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फर्जी ऑर्डर, टेरर फंडिंग में फोन नंबर लिंक्ड होना, पीएमएलए एक्ट लगाए जाने का आरोप, आधार कार्ड से फर्जी नंबर जारी होना, ईडी की जांच की धमकी।
तो देखा आपने, एक मामला नहीं है जहां पर वो इस ठगी का शिकार होते हैं, कई सारे मामले निकलकर सामने आते हैं। उन पर टेरर फंडिंग का आरोप रहता है। ऐसा कहा जाता है कि वो ईडी का, अब कह सकते हैं, उन पर जांच बिठाई जा सकती है। और जब यहाँ पर बातें नहीं बनती है, या कह सकते हैं कि जब वो डर जाते हैं क्योंकि उन्हें धमकाया जाता है, जी हाँ, उनको ये धमकी दी जाती है कि अगर आप इस मामले से निकलना चाहते हैं तो आपको इतने इतने पैसे देने होंगे, इतनी चीजें करनी होंगी, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको और आपकी जो परिवार के लोग हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर का माहौल पैदा हो जाता है। वो बैंक जाते हैं, पैसे ट्रांसफर होने लगते हैं, चीजें होने लगती हैं, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पहले उनके खाते से 14 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं, फिर फंडिंग होती है, फिर 23 करोड़ रुपए तक बात पहुंच जाती है और 23 करोड़ रुपए की ठगी उनके साथ की जाती है। और उनका ये मानना है कि उनकी जो जमा पूंजी है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ही मामला नहीं थमता है। उनको पहले तो ये धमकी दी जाती है अरेस्ट करने की। दूसरी चीज, जब उन्हें ये कहा जाता है कि आप हमें आरबीआई से इजाजत मिली है कि आप इस बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दें, और उन्हें बैंक का जो आईडी दी जाती है, कह सकते हैं बैंक नंबर दिया जाता है, वो किसी प्राइवेट अकाउंट का होता है। और जब प्राइवेट अकाउंट का नंबर दिया जाता है तब उनके, या कह सकते हैं उनकी आंख खुलती है। जी हाँ, रिटायर्ड बैंकर की 23 करोड़ की ठगी हो जाने के बाद आंख खुलती है और वो कहते हैं कि मैं इसमें ट्रांसफर नहीं करूंगा। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से फर्जी ऑर्डर भी दिया जाता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से फर्जी ऑर्डर उनको दिया जाता है। तब वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर पैसे दे सकता हूं पर आपको नहीं दूंगा। अब आप समझिए कि जब 23 करोड़ की उनके साथ ठगी हो जाती है, पहले 14 लाख, फिर पूरे के पूरे 23 करोड़ रुपए, तब जाकर उनका, कह सकते हैं, दिमाग काम करता है या उनकी आंख खुलती है और फिर उन्हें ये समझ में आता है कि ये ठगी हो सकती है, और बल्कि ये ठगी ही थी। तब जाकर आपको बता दें कि रिटायर्ड बैंकर जो हैं मल्होत्रा जी, वो जाते हैं पुलिस के पास और साइबर सेल में शिकायत करते हैं। साइबर सेल में जब वो शिकायत करते हैं, क्योंकि उन्हें 16 से 19 सितंबर तक अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है, इस वजह से वो सारी चीजें करते हैं। 4 सितंबर तक उनके 23 करोड़ खत्म हो जाते हैं और फिर जाकर वो 19 सितंबर को पुलिस में शिकायत करते हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई है। साइबर ठगों का पता भी लगाया जा रहा है कि कौन है जो इस मामले के इर्द गिर्द घूम रहा है, कौन है जो इतनी बड़ी साजिश रच रहा है, और इतने बड़े स्तर पर, जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी ठगी समझी जा रही है, कौन है जो इतने बड़े स्तर पर ठगी कर चुका है। ये सारे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस के जरिए। लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल हैं कि इस तरीके से देश में इस वक्त साइबर अपराध क्यों फैल रहा है, क्या कारण है, क्या इसमें जो चीजें हैं उस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, क्यों साइबर ठगी को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या साइबर ठगी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्या पुलिस इस मामले को लेकर कुछ कर रही है, क्या साइबर सेल डिपार्टमेंट इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा पेचीदा इस मामले को समझ रहा है। ये कई सारे सवाल इस वक्त घूम रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं साइबर ठगी के, वो सबको चौंका रहे हैं। आपको वो आंकड़े भी एक एक करके बताते हैं। प्रति घंटे औसतन 97 साइबर अपराध होते हैं। हर 37 सेकंड में एक व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार होता है। 2022 में हर सेकंड 2 इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का डेटा लीक हुआ। 2025 की पहली छमाही में प्रति माह औसतन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब तक कुल 7000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मतलब आप इन आंकड़ों को देखकर ही ये समझ सकते हैं कि पिछले कितने सालों से साइबर ठगी का जो मामला है वो इतना ज्यादा पेचीदा हो गया है। हर 37 घंटे में कहा जा रहा है कि एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे साइबर ठगी का शिकार बना लिया जाता है। वो साइबर के इर्द गिर्द घूमता रहता है और साइबर ठग उसके जितने भी पूंजी हैं उस पर नजर गड़ाए रखता है और एक ना एक दिन उसके साथ एक बड़ा ठग हो जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये ठगी का मामला दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है। 2022 से लेकर 2025 तक ये आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और डिजिटल अरेस्ट को लेकर ही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और कई लोग हैं जो इस मामले का शिकार हो रहे हैं। पर हमें ये भी पता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनमें से ऐसे कई लोग हैं जो डिजिटल अरेस्ट के बारे में नहीं जानते होंगे कि किस तरीके से आपके साथ भी ठगी हो सकती है, इसलिए आपको भी सचेत रहने की काफी जरूरत है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहचान का झूठा दावा करना, झूठे आरोप लगाकर पैसे निकलवाना, धमकी और डर पैदा करना, पैसों की मांग करना। तो दरअसल ये सारे मामले हैं जिसके जरिए आपके साथ भी ठगी हो सकती है, इसलिए आपको भी सचेत रहने की पूरी जरूरत है कि आपके साथ ये ठगी ना हो। इसलिए हमने आपको सारी डिटेल्स बताई किस तरीके से दिल्ली में एक साइबर
ठग ने रिटायर्ड बैंकर को भी ठग लिया। ये अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए आपको भी सचेत रहने की जरूरत है। अगर कोई अननोन कॉल आता है, अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो बिल्कुल भी आप उसे गौर ना करें और इस पूरे मामले को इग्नोर कर दें। और अगर चीजें और भी बढ़ती हैं तो पुलिस में जाकर शिकायत करें। कैसी लगी आपको ये जानकारी और ये साइबर ठग को लेकर किस तरीके से आप सोचते हैं और किस तरीके से आप सचेत रहने के लिए कदम उठाते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।